प्रतिशत डैमेज हो गए, पर न झुकी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस न रुकी, करते रहे लगातार प्रदर्शन। और आज जब हम यहां पर हैं तो हमारे साथ साथ 120 और जगहों पर देश के कोने कोने में छात्रों की गूंज की प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ही ये प्रेस वार्ता समाप्त होगी, विलंब हुआ, किस हिंसा के कारण विलंब हुआ ये भी आप जानते हैं, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। पर 120 जगह पर ये प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ये खत्म होगी तो पटना में 3 हॉस्टल्स में, मिंटो हॉस्टल, न्यूटन हॉस्टल, इतनी संवेदन शून्य, इतनी निष्ठुर सरकार है कि 22 बच्चे मर गए। और आप जानते हैं जब ये आत्महत्या चल रही थी तो मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी विदेश में, इटली में मेलेनी जी को मेलोडी खिला रहे थे, फिर G7 के समिट में हाहा खीखी कर रहे थे, और तथाकथित रूप से देश के खुद को ही घोषित कर लिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होने पर पीठ थपथपा रहे थे कि 11 बजे मुझे ट्रंप ने फोन करके बधाई दी, जब इस देश के बच्चे मर रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे लगता है आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आज किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल सबके बच्चों के साथ होगा। अब ये किसी राजनीतिक दल की लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के लिए लड़ाई है। कोटा में, अब मैं 2-3 बातें जल्दी से कहती हूँ। कोटा में सबसे पहले छात्रों की गूंज के कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, और जब किया जाना था, कोटा केवल राजस्थान का एक शहर नहीं है, वो देश के सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं और सपना देखते हैं चमचमाता हुआ, उनके सपनों का शहर है। और क्या किया जाता है? पूरा साम दाम दंड भेद लगाकर मोदी सरकार, अरे मोदी जी सरकार आपकी राजस्थान में, सरकार आपकी देश में, यहाँ तक कि कोटा उन्हीं ओम बिरला का शहर है जिनके बारे में मैंने अभी बात की, जो सरकार से पूछ के संवाद करवाते हैं। उसके बावजूद भी इतना डर लगा मोदी जी को कि कार्यक्रम सफल ना हो जाए कहीं, सारे होर्डिंग उतरवाए, सारे पीजी, हॉस्टल, जितने गेस्ट हाउसेस थे, कोचिंग सेंटर्स थे, सब जगह डराने धमकाने का काम शुरू हुआ। उसके बावजूद कोटा के कार्यक्रम को अपार सफलता मिली, क्योंकि इस देश का नौजवान राहुल गांधी जी की तरफ बहुत उम्मीद और भरोसे से देखता है। फिर देहरादून का कार्यक्रम होना था, फिर वही शुरू हो गया, फिर वही डबल इंजन की डबल फेलियर सरकार। तो क्या किया हमने? एक मैदान लिया, उसके लिए हमने अनुमति ली, 1,77,000 रुपए जमा किए, और ऐन एक रात पहले उसकी अनुमति रद्द कर दी गई। पर झमाझम बारिश में, आंधी में, तूफान में लाखों बच्चे आए। जितने परिसर में खड़े थे उतने ही परिसर के बाहर भी खड़े थे, राहुल गांधी को सुनने के लिए, और इसलिए भी कि ये एक नेता है जो प्लेटफॉर्म दे रहा है स्टूडेंट्स को बोलने के लिए कि आप आओ, आप बोलो, आप बताओ क्या परेशानी है, आप बताओ कैसे निदान होगा। और यही पटना के गया जी का एक लड़का देहरादून में राहुल जी के साथ खड़े होकर उसने संवाद किया और ये बताया। और मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरी ग्रेजुएशन हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, लॉ किया, मैंने वहाँ से पीएचडी की। बिहार के इतने मेधावी छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सब वहीं रहते हैं, वहीं ग्रेजुएशन करते हैं, वहीं पढ़ रहे होते हैं, वहीं हॉस्टल्स में। यहाँ तक कि जब मैं चुनाव लड़ती थी तो नॉर्थ कैंपस के जो हॉस्टल्स थे वो तो पूरा बिहार के छात्रों की यूनियन उसमें चलती थी। हमने देखा है कि कैसे माँ बाप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपनी ज़रूरतों को सिकोड़ कर बच्चों को भेजते हैं, ज़मीनें गिरवी रखकर, जेवर गिरवी रखकर, बहुत सारे संसाधनों को बेचकर, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख सके। और क्या होता है? बहरहाल कोटा देहरादून का कार्यक्रम बहुत शानदार हुआ, पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम इसको जंतर मंतर कोटा या देहरादून तक सीमित नहीं रखेंगे, हम एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विकेंद्रीय तरीके से हम हर बड़े शहर में पहुंचे, हर बड़े जहां पर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जहां स्टूडेंट हब है। पहले 28 प्रदेशों में, 28 शहरों में बड़ी प्रेस वार्ता हुई। मैं भी विजयवाड़ा गई थी, छात्रों की गूंज की प्रेस वार्ता।
राहुल गांधी जी ने जो किया, उसके साथ साथ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने 85 कार्यक्रम किए। 47 डिग्री की गर्मी में वाटर कैनन की बौछार हुई, लाठियां भांजी गई, फिर आंसू गैस छोड़ी गई। बहुत सारे हमारे पदाधिकारी बहरे हो गए। जब बहुत फोर्स से पानी चलता है ना, मांस भी फट जाता है। कईयों की कान में इतनी तेज गया कि कान के पर्दे पूरे 100% डैमेज हो गए। पर न झुकी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, न रुकी, करते रहे लगातार प्रदर्शन। और आज जब हम यहां पर हैं तो हमारे साथ साथ 120 और जगहों पर देश के कोने कोने में छात्रों की गूंज की प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ही ये प्रेस वार्ता समाप्त होगी, विलंब हुआ, किस हिंसा के कारण विलंब हुआ ये भी आप जानते हैं, उस पर भी हम बाद में बात करेंगे। पर 120 जगह पर ये प्रेस वार्ता हो रही है। जैसे ये खत्म होगी तो पटना में 3 हॉस्टल्स में, मिंटो हॉस्टल, न्यूटन हॉस्टल और कल्याण हॉस्टल, छात्रों की गूंज का छात्र संवाद यानी कि स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा। और जैसे पटना में हो रहा है, देश में 120 जगह और भी हो रहा है। और जब वो छात्र संवाद खत्म होगा तो ये जो 22 बच्चे हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और हर वो बच्चा जो पीड़ित है, न सिर्फ जंतर मंतर पे लाठियों, वो तो है ही, बहुत से बच्चे हैं जिनका मन व्यथित है, जो अब सोच रहे हैं कि मुझे देना ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं करना ही नहीं चाहता हूं। उन सबको ये विश्वास दिलाने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कि हम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर पूरे देश में आपके साथ खड़े हैं। एक मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। आज हम भी निकालेंगे करीब 7 बजे, 6:30-7 बजे कारगिल चौक पर। तो मैं ये भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग आएं और उसे भी कवरेज दें। और बस आखिरी 2 बात मैं और कहना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि उलट बांसी हो जाती है। जो आपको लगता है कि आप दूसरे के लिए जाल बिछा रहे हैं, उसमें आप खुद ही फंस जाते हैं। तो हुआ यूं कि मोदी जी को लगा कि हर बार जैसे लीपापोती करते हैं, इस बार भी लीपापोती हो जाएगी। देश के छात्रों ने हर जगह आंदोलन किया रोजगार के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। जब एनटीए बैन की मांग की तो मोदी जी ने कहा कि एनटीए बैन रहने दो, टेलीग्राम को बैन कर दो। किया था ना कुछ दिन के लिए, टेलीग्राम बैन कर दो, लीपापोती कर दो। जब ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए तो मोदी जी ने कहा कुछ सीबीएसई के कुछ अफसरों का तबादला कर दो, लीपापोती हो जाएगी। तबादला हो गया। उन्हें लगा कि एक स्ट्रैटेजिक समस्या के लिए उसकी जड़ तक जाने के बजाय ऊपर से बैंडेड चिपका दो और निदान हो जाएगा। पर बहुत समय तक जब घाव होता है ना और आप जबरदस्ती कुछ उसका इलाज नहीं करते और उसके ऊपर कुछ लीपापोती कर देते तो वो नासूर बन जाता है ना। और जब वो नासूर बन जाता है तो वो आपकी दुखती रग हो जाता है, वो धधकता रहता है, जीना मुश्किल कर देता है। और मैं समझती हूँ कि यही सब कुछ हो रहा है। और अंतिम सवाल पूछकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। राहुल गांधी जी ने देश के नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी को निभाया। प्रियंका गांधी जी ने इस देश के सबसे लोकप्रिय सांसदों में से एक, सबसे मुखर प्रखर नेता होने की जिम्मेदारी को निभाया। खड़गे जी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कल भी वो वहां पर खड़े थे, पूरे समय विरोध प्रदर्शन किया, सबने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। छात्रों के हक और हुकूक की आवाज को बुलंद किया, उनके अधिकारों की आवाज को बुलंद किया। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस ने काम किया, हम सब कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे प्रकरण में मुंह छुपाने के अलावा क्या किया? नरेंद्र मोदी ने इस पूरे प्रकरण में मुंह पर ताला लगाने, दही जमाने के अलावा क्या किया? और पूछती हूं, विद्यार्थी पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने क्या किया? इस देश का छात्र मर रहा है, कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है, सर फोड़ा जा रहा है। ये दोनों संगठन जो आ जाते हैं वोट मांगने के लिए चुनावों में, क्या किया छात्र समुदाय के लिए? और कुछ नहीं किया तो कम से कम एक चुल्लू में थोड़ा सा पानी लाकर अब अपनी नाक डुबो लेना अगली बार छात्र संघ के चुनाव में वोट मांगने आने से पहले। और अगली बार विधानसभा, यहां तो चल भी रहा है, बांकीपुर में चुनाव चल रहा है, और ये सारे बच्चे हो सकता है आज 16-17 साल के हों, ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं अगले चुनाव के। मोदी जी को बहुत गर्दन अकड़ी रहती थी फर्स्ट टाइम वोटर ने मुझे
जिताया है, फर्स्ट टाइम वोटर ने मुझे जिताया। सारे फर्स्ट टाइम वोटर है मोदी जी। और मुझे लगता है कि आपका झोला उठाकर चलने का समय अब आ गया है। परीक्षा पे चर्चा करते हैं ना, परीक्षा पे चर्चा, पेपर लीक पे चर्चा कीजिए। परीक्षा पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप तो खुद ही एंटायर पॉलिटिकल साइंस डिग्री धारक हैं, आपकी डिग्री का कुछ पता नहीं। आप क्या परीक्षा करवाएंगे और चर्चा करेंगे? मुझे बस ये जरूर लगता है कि जब मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो असल में उन्हें कहना चाहिए था ना पढ़ा हूं ना पढ़ने दूंगा, ना डिग्री लिया हूं ना लेने दूंगा, ना नौकरी किया हूं ना करने दूंगा। और एक आखिरी वीडियो की बात करके मैं खत्म करती हूँ, तो लंबा हो गया और बहुत ये इसको लेकर मैं बहुत भावुक थी। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, पीटीआई का था शायद मेरे ख्याल से। तो पूछा उन्होंने कि आप क्या कहना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैं तो सिर्फ पुलिस वालों को देख रही हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी पर अब मेरा मन नहीं कर रहा है करने का। कैसा धर्म और ईमान बेचकर बैठे हैं ये लोग। ये तो हमारे लिए होते हैं ना, और ये सिर्फ पुलिस के लिए टिप्पणी नहीं है, ये सरकार के लिए भी, ये तो हमारे लिए होते हैं ना। और ये हमारे साथ कैसा कर रहे हैं ये देख के मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। तो मुझे पाश की एक कविता याद आती है। वो कहते हैं कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, लालच की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहते जाना, सुबह निकलना काम पे और बस घर काम से वापस आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो मोदी जी ने सपना दिखाया 2 करोड़ रोजगार का, और फिर कहा कि नाली की गैस से पकौड़े तलो। और अब इतने पेपर लीक, इतनी परीक्षा रद्द, इतना कुचक्र चलता जा रहा है। अब तो किसी लायक इस देश के नौजवान को नहीं छोड़ा है मोदी जी ने। पर मैं ये भी कह दूं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कांग्रेस शांति चाहती, अराजकता नहीं चाहती, हिंसा नहीं चाहती, लेकिन अन्याय सहने वाला भी गांधी जी ने कहा था कि अन्याय का भागीदार होता है। तो राहुल गांधी के रहते, प्रियंका गांधी के रहते, कांग्रेस का हर संघर्ष का साथी कांग्रेस के राहुल गांधी के बब्बर शेरों के रहते, नौजवानों के साथ ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। छात्रों की गूंज पूरे देश में हुंकार भरेगी, न्याय दिलाएंगे। और हमारी 4-5 मांगे हैं बस, जिनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा। छात्रों पर जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, नृशंसतापूर्ण, निष्ठुरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, उस पर गृह मंत्रालय की जवाबदेही। परीक्षा शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर संसद में व्यापक चर्चा, अच्छी तरह से संवाद हो, सबको बोलने का मौका मिले, हर पक्ष की बात को सुना जाए। पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, बहुत सारे लोग थे जो कि सिविल ड्रेस में थे, वो पता भी नहीं कौन था और मारे जा रहे थे बच्चों को। तो एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, एनटीए को भंग करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, एक वार्षिक कैलेंडर हो, एनुअल कैलेंडर, उसमें जो आप तिथि निर्धारित करते हैं परीक्षा की, उस तिथि पर परीक्षा हो, समय रहते उस परीक्षा का नतीजा आए। और जिस तरीके से परीक्षा का कैलेंडर हो, वैसे ही एक भर्ती का कैलेंडर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भर्ती हुई नहीं, दूसरी परीक्षा आ गई, और ये निरंतरता, एक विशियस सर्कल जो कहा जाता है, कुचक्र जो कहा जाता है, वो चलता रहे।